हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है साथियों, पीछे थंबनेल में लिखा है मेजर कोचिंग क्लासेस बाड़मेर का आर्मी का मेगा टेस्ट है। आर्मी का मेगा टेस्ट है तो उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं और आपको पता चलेगा कि आपके कितने राइट कितने रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिएगा सीधी बात करते हैं अपने टेस्ट के क्वेश्चनों के आंसर की। चलो नेक्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी क्या है। उत्तराखंड कहाँ पर है। उत्तराखंड में स्थित है। दिल्ली में क्या है। दिल्ली में क्या है, कृषि अनुसंधान केंद्र। दिल्ली में क्या है, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। दिल्ली में। ये चीज नोट कर देना। यानी कि देखो मैं आपको बताता जा रहा हूँ किस किस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला यहाँ पर लिख दो अनुसंधान, किससे लिख दो, अनुसंधान केंद्र। ठीक है ना, अनुसंधान या संस्थान केंद्र से क्वेश्चन आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मामा भांजा मंदिर किस देवता को समर्पित है। मामा भांजा मंदिर भगवान शिव देवता को समर्पित है। भगवान शिव देवता को समर्पित है। चलो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। मंदिर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, मंदिरों से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है। चलो बात करते हैं शोरा, बात करते हैं शोरा। तो चलो सबसे पहले लिख देते हैं किससे आते हैं। संसद से क्वेश्चन आ रहे हैं। संसद से क्वेश्चन आ रहे हैं, विश्व की संसद से। तो आपका आंसर होना चाहिए शोरा, तो आपका राइट है, नहीं तो भैया रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, पूरा नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई अम्बालाल। ठीक है ना, ये पूरा नाम है। चलो याद रखना, अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यानी इस क्वेश्चन आते हैं जनक व व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, ठीक है ना, जनक व व्यक्तित्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तिरंगे का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। तो लिख दो राष्ट्रीय धरोहर। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। सबसे पहले ही लिख दो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। तीनों सेना के अध्यक्ष याद करने हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष याद करने हैं। चलो ठीक है, कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर हरि कुमार। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, आर हरि कुमार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जन गण मन राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है। मैंने लिखाया है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। ये चीज मैंने दोनों लिखाई है, दोनों क्लास के अंदर लिखाई है, तो चीज नोट करते रहना, गलत नहीं करना है। रविंद्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। बाघ, और बाघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, टाइगर, शेर, टाइगर वगैरह ये कहते हैं। तो नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस नाम से लगता है, टाइग्रिस। ठीक है ना, नाम से लगता है, गलत तो करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री लिख दो। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री व राज्यपाल से क्वेश्चन आते हैं। मुख्यमंत्री व राज्यपाल से क्वेश्चन है आते हैं। ये चीज नोट कर देना, गलत मत करना, याद कर लेना मुख्य मुख्य राज्यों के। चलो, कौन है? श्री हेमंत बिश्वा शर्मा। श्री हेमंत बिश्वा शर्मा असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? इसमें देखो फागुन चौहान नहीं है, आनंदीबेन पटेल नहीं है, रघुवर दास नहीं है, कोई नहीं। तो याद रखना राज्यपाल से संबंधित भी क्वेश्चन है आते हैं। चलो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? नदियों से, नदियों से क्वेश्चन आते हैं। ये चीज नोट कर देना, ये चीज नोट कर देना। नर्मदा, नर्मदा लिख दो। पश्चिम भारत की, पश्चिम भारत की लंबी है, भारत की लंबी नदी है। और डेल्टा नया बनाने वाली, डेल्टा नया बनाने वाली, डेल्टा नया बनाने वाली नदी है। चलो नेक्स्ट, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ठीक है ना। तो मैंने चीज लिखाई है, देखो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल, फिर बात करते हैं भारत के वायसराय, भारत के वायसराय, ये चीज है। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं ना, तो अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, ठीक है ना। और चक्रवर्ती राजगोपाल है, लिख दो। स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? लिख दो। प्रथम, वर्तमान और अंतिम व एकमात्र। ये ऐसे क्वेश्चन टपकते हैं सीधे के सीधे। कौन है? चलो राधाबाई शुभारायन, ऑप्शन नंबर 3 अगर सही किया है तो ही क्वेश्चन सही होगा। एनालाइज कर देना स्वयं का कि हम कितने पानी में हैं, कितने पानी से बाहर। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? तो ये चीज लिख दो, किसने किसको क्या कहा और कौन सी उपाधि दी है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके सीधे आते हैं। तो नाम है विंस्टन चर्चिल, नाम है विंस्टन चर्चिल। नाथुराम गोडसे ने क्या की थी? हत्या की थी, गोली मारकर हत्या की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे जीके का अंतिम क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस स्थल को अर्ध औद्योगिक शहर कहा जाता है? चलो अर्ध औद्योगिक शहर किसे कहते हैं भैया? मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की सिंध का बाग कहते हैं, सिंध का बाग, ठीक है। रेगिस्तान का बगीचा, ठीक है ना। मृतकों का शहर, मुर्दों का टीला, देखने में आध्यात्मिक नगर, ये सब बातें किसकी है? मोहनजोदड़ो की है। लोथल की चीज है तो लिख दो घर का दरवाजा गली की तरफ न खुलकर सड़क की ओर खुल रहा है, और ये चीज क्या है?
अपवाद है, ये चीज क्या है, अपवाद है। चलो कालेबंगा अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, और कहाँ पर है, राजस्थान, राजस्थान में है। फिर हड़प्पा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल को अर्ध औद्योगिक स्थल कहते हैं, हड़प्पा को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आगे हैं हमारे साइंस के क्वेश्चन जो हमारे के आर जानी सर कराएंगे आपको। तो चलिएगा शुरू करते हैं अपन साइंस के क्वेश्चन। अपने सामने पहला क्वेश्चन साइंस का और इस क्लास का 16वां क्वेश्चन। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी होती है? यदि आपको पूछे कि मानव शरीर, यदि आपको पूछे कि मानव शरीर के अंदर कुल अस्थियां कितनी होती है, मानव शरीर में, मानव शरीर के अंदर कुल हड्डियां कितनी होती है, मानव शरीर में यदि अस्थियां पूछे आपको, मानव शरीर में अस्थियां कितनी होती है, तो मानव शरीर में अस्थियां 206 होती है। यदि पूछे मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती है, मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती है, तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियां 739 होती है। यदि पूछे हड्डियों का या अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यदि आपको पूछे तो ऑस्टियोलॉजी क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और अपना क्वेश्चन है खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो खोपड़ी के अंदर 22 हड्डियां पाई जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, केब्स चक्र कहां संपन्न होता है? श्वसन प्रक्रिया का केब्स चक्र कहां संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, या फेफड़े में? कोशिका का केब्स चक्र कहां पूरा होता है? तो कोशिका का जो केब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। कोशिका का क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और श्वसन के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैगरहैंस के द्वीप कोशिकाएं कहां पाई जाती है? शरीर के किस अंग में लैगरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती है? गुर्दे, अग्नाशय, आमाशय, यकृत। गुर्दे की मैं बात करूं तो गुर्दे के अंदर रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। आमाशय की मैं बात करूं तो सर्वाधिक समय तक भोजन कहां ठहरता है? आमाशय में, जहां से HCl अम्ल निकलता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मारता है। यकृत की मैं बात करूं, यकृत को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। लैगरहैंस द्वीप कहां पाए जाते हैं? तो लैगरहैंस द्वीप अग्नाशय में पाए जाते हैं। और इस लैगरहैंस द्वीप के अंदर अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जहां से बीटा कोशिका से, लैगरहैंस अग्नाशय के लैगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है बीटा कोशिका से। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहां से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन बीटा कोशिका से होता है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े शानदार फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर वर्ग में हृदय कितने कोशिका होता है? उभयचर, उभयचर कौन होते हैं? जो जल व स्थल दोनों में रहे, जो जल व स्थल दोनों में रहे वो उभयचर कहलाते हैं। जैसे मेढक, जैसे क्या? मेढक। तो आप जैसे एक होते हैं जलीय जीव, जलीय जीव जिसके अंदर प्रमुखता से यदि बात करें तो मछली। अगली बात करें उभयचर, उभयचर जिसके अंदर जैसे उदाहरण की बात करें तो मेढक। अगली बात करें पक्षी, पक्षी में सारे पक्षी आते ही है। इसके अलावा बात करें कौन? पक्षियों के अलावा सरीसृप, पक्षियों के अलावा सरीसृप, और सरीसृप के बाद स्तनधारी। ये 5 वर्ग होते हैं। सरीसृप के अंदर सांप आ गया। पक्षी की मैं बात करूं जैसे उदाहरण के लिए मोर आ गया। स्तनधारी की मैं बात करूं, स्तनधारी जैसे मानव है, गाय है, चूहा है, ये स्तनधारी में आ गए। तो जलीय जीवों के अंदर 2 कोष्ठक का हृदय होता है। उभयचर में 3 कोष्ठक का होता है।
पक्षियों में 4 कोष्ठका, सरीसृप में 4 कोष्ठका और स्तनधारी के अंदर 4 कोष्ठका हृदय होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, किस वर्ग के अंदर कितने कोष्ठका हृदय होता है, तो ये आपके सामने है। अब अपनी बात यहां से यूं आई, इसके अलावा एक अपवाद है, कौन? मगरमच्छ और घड़ियाल। ये आपको ध्यान रखना है, मगरमच्छ अपवाद के रूप में याद रखना है। कौन? मगरमच्छ वो घड़ियाल, मगरमच्छ वो घड़ियाल, मगरमच्छ वो घड़ियाल उभयचर होते हुए भी इसमें 4 कोष्ठका पाया जाता है। ये दोनों ही उभयचर है, मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों कौन है? उभयचर वर्ग के सदस्य है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठक का होता है। ये एक अपवाद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपना क्वेश्चन है, उभयचर वर्ग में 3 कोष्ठक का हृदय पाया जाता है, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल इसके अपवाद है। चलिएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र कहां पाए जाते हैं? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, परानुकंपी में या अनुकंपी में? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र का पूरा नियंत्रण मस्तिष्क के अंदर होता है, और मस्तिष्क के 2 भाग, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इस मेरुरज्जु को द्वितीयक मस्तिष्क भी कहा जाता है, सेकेंडरी ब्रेन। द्वितीयक मस्तिष्क भी कहा जाता है, किसको? द्वितीयक मस्तिष्क कहा जाता है मेरुरज्जु को। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहां संपन्न होती है? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के अंदर संपन्न होती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रकनली शिशु का नाम क्या था? लुईस, लाइका, हर्षा चावला या डोली? डोली की मैं बात करूं तो प्रथम क्लोन, विश्व का प्रथम क्लोन यदि आपको पूछे तो वो कौन है? प्रथम क्लोन डोली थी, और ये भेड़ का क्लोन था। किसका क्लोन था? भेड़ का क्लोन था। लाइका की मैं बात करूं तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पशु ये कुत्ता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पशु, अंतरिक्ष में जाने वाला फर्स्ट जानवर यदि आपको पूछे तो वो लाइका है। लाइका कुतिया सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी, और डोली भेड़ का प्रथम क्लोन है। हर्षा चावला की मैं बात करूं, हर्षा चावला, तो हर्षा चावला प्रथम सफलतम प्रकनली शिशु है। सफलतम प्रकनली शिशु है भारत की प्रथम सफलतम प्रकनली शिशु कौन है? तो हर्षा चावला है। इसके अलावा एक नाम आपको और ध्यान में रखना है, दुर्गा अग्रवाल। क्या ध्यान में रखना है? दुर्गा अग्रवाल। ये भारत का प्रथम प्रकनली शिशु है। भारत का फर्स्ट प्रकनली शिशु पूछे, भारत का प्रथम प्रकनली शिशु कौन है? दुर्गा अग्रवाल। भारत का प्रथम सफलतम प्रकनली शिशु कौन है? हर्षा चावला। लेकिन विश्व में प्रथम प्रकनली शिशु का नाम क्या था? तो लुईस था। लाइका अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम है, डोली प्रथम क्लोन है। ये फैक्ट एग्जाम के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सारे प्रथम प्रकनली शिशु, प्रथम भारत की प्रकनली शिशु, प्रथम भारत की सफलतम, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पशु, प्रथम क्लोन। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में अनुपस्थित होता है? तो देखो, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए के अंदर जो होते हैं वो होते हैं AGCT। ये ट्रिक याद रखनी है, जो डीएनए में होते हैं AGCT, और जो आरएनए में होते हैं AGCU। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। डीएनए वाला है AGCT, यानी ए से बन गया क्या? ए से बन गया एडिनिन, ए से बन गया एडिनिन, जी से बन गया ग्वानिन, ए से एडिनिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन, सी से साइटोसिन, और टी से बन गया थाइमिन, टी से बन गया थाइमिन। इधर मैं आरएनए की बात करूं तो एडिनिन ये सेम, ए से एडिनिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन, लेकिन यू से थाइमिन की जगह यूरेसिल, थाइमिन की जगह क्या है? यूरेसिल। ये आपको नाइट्रोजनी क्षारक याद रखने ही रखने, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपना क्वेश्चन है, आरएनए में कौन नहीं होता है? तो आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है, एडिनिन होता है, लेकिन थाइमिन आरएनए में नहीं होता है, थाइमिन डीएनए के अंदर होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्वनि की सर्वाधिक चाल कहां होती है? ध्वनि की सर्वाधिक चाल कहां होती है? ठोस में, हवा में, गैस में, निर्वात में? तो ध्वनि की सर्वाधिक जो चाल होती है वो ठोसों में होती है। ठोसों के बाद बात करूं तो द्रव के अंदर होती है।
द्रवों की बात करूं तो हवा में होती है, और निर्वात के अंदर ध्वनि की चाल बिल्कुल नगण्य होती है। निर्वात में क्या होती है? नगण्य होती है, सबसे कम होती है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, हवा में ध्वनि की चाल यदि पूछ लेना वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हवा में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। और ठोसों में भी सबसे ज्यादा पूछें तो इस्पात में, ठोसों में भी सर्वाधिक किसमें है? इस्पात में है। और इस्पात के बाद पूछे तो एल्यूमिनियम में। धातु में पूछे ना सबसे ज्यादा किस धातु में है, तो एल्यूमिनियम है, क्योंकि इस्पात तो एक मिश्र धातु है। एल्यूमिनियम एक धातु है, जबकि इस्पात एक मिश्र धातु है। और यदि अवस्था के आधार पूछे तो ठोसों में सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की चाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ठोस। क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ठोस। चलिएगा नौजवानों, आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान में मृग तृष्णा किसके कारण बनती है? मृग तृष्णा यानी मृग तृष्णा, वैसे कवि की कल्पना क्या होती है कि मृग तृष्णा जैसे वर्तमान समय में जो आधुनिक जितनी भी भौतिकवाद के पीछे जो भागा जा रहा है, यानी दिखावे में कुछ दिखता है लेकिन जाते हैं वहां प्राप्त कुछ नहीं होता है, वो एक प्रकार की मृग तृष्णा है। लेकिन यह मृग तृष्णा का अर्थ है रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान के रण के अंदर या किसी अपन हाईवे या सड़क का उदाहरण ले जिसके काफी दूर हमें जल चमकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब पास में जाते हैं वो जल की तरह चमकती है, लेकिन पास में जाते तो होता नहीं है। तो हिरण को लगता है कि वह पानी है, वो पानी के लिए जाता है लेकिन वह पानी नहीं होता है, वो होती है मृग तृष्णा। लेकिन वो प्रकाश की किस घटना पर आधारित है, साइंस ये पूछना चाहती है। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन की मैं बात करूं, प्रकीर्णन क्या होता है? आने वाली सूर्य की किरणों को फैला देता है जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, आकाश का रंग नीला, आकाश का नीला दिखाई देना किस पर आधारित है? प्रकीर्णन। अपवर्तन की बात करूं तो अपवर्तन के कारण कोई भी वस्तु अपनी स्थिति से हट जाती है, जैसे तारों का टिमटिमाना, आग की दूसरी तरफ रखी वस्तु का झिलमिलाना, पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी से भरे हुए टब का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी के अंदर रखा नींबू का फूला हुआ दिखाई देना, ये अपवर्तन पर आधारित है। परावर्तन के कारण कोई भी वस्तु दिखाई देती है, वो परावर्तन के कारण है। और मृग तृष्णा, कोई भी वस्तु चमकती है, जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके अलावा हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर का चमकना, टूटे हुए कांच का चमकना, ये सारे के सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। मानव आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, सभी। मानव आंख कैमरे की तरह काम करती है, तो कैमरे और मानव आंख दोनों के अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है। इसलिए उत्तल लेंस के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अवतल लेंस की मैं बात करूं तो आभासी एवं सीधा, आभासी या काल्पनिक जिसको बोलते हैं, आभासी एवं सीधा बनता है, जबकि उत्तल लेंस में वास्तविक एवं उल्टा बनता है। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई क्या है? कूलाम, एम्पियर, ओम, मीटर, इनमें से कोई नहीं। कूलाम की मैं बात करूं तो कूलाम आवेश का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है? कूलाम आवेश का मात्रक है भाई। एम्पियर किसका है? तो एम्पियर विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसका है? प्रतिरोधकता का मात्रक पूछे तो क्या है? ओम मीटर है। लेकिन अपना क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, जो इन ऑप्शनों में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इसका एकदम राइट आंसर होगा। थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है? थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है? जलीय विलयन, पारा, एल्कोहल, पानी। तो थर्मामीटर के अंदर, थर्मामीटर क्या काम आता है? तापमान मापन के लिए। थर्मामीटर का उपयोग तापमान का मापन करने के लिए किया जाता है। और थर्मामीटर के अंदर क्या भरा हुआ होता है? थर्मामीटर के अंदर पारा भरा हुआ होता है। उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी की मैं बात करूं, आवर्त सारणी में वर्तमान, आप कमेंट करके मुझे बताओगे आवर्त सारणी में वर्तमान में कुल कितने तत्व है? धातु, अधातु, उपधातु सबको मिला के आवर्त सारणी में
कुल कितने तत्व है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है। अपना क्वेश्चन है आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी है। उपधातुओं की संख्या 7 है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर गैस किसका मिश्रण है। CO प्लस H2, CO प्लस N2, CO प्लस H2 प्लस CH4 और CO प्लस H2O। CO किसका है, CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन जो गैस है जिसको कहते हैं भाप अंगार गैस। क्या कहते हैं, भाप अंगार गैस किसे कहा जाता है, किसका मिश्रण होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण है वो वाटर गैस है। कौन है, वाटर गैस, या जिसको वाटर को तो हिंदी में आप सभी को पता है जल कहते हैं, या इसको जलीय गैस कहा जाता है। याद कैसे रखोगे, आप सभी को पता है जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O, यानी जिसके अंदर हाइड्रोजन आए वो जल है। तो हाइड्रोजन है इसमें तो वो जल गैस हो गई, और हाइड्रोजन नहीं है तो मतलब भाप बन रहा है, वाष्प बन रहा है वायुमंडल में, तो वो भाप अंगार गैस हो गई। जठर रस, जठर रस, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 2.4, 6.4, 1.4 या 7.4। 2.4 की मैं बात करूं तो नींबू रस का पीएच मान 2.4 नींबू रस का पीएच मान है। 6.4 की मैं बात करूं 6.4 तो दूध का पीएच मान है। दूध का पीएच मान पूछे तो कितना होगा 6.4। रक्त का पीएच मान पूछे तो 7.4 और जठर रस का पीएच मान क्या है, तो जठर रस का पीएच मान 1.4 है। चलिएगा ये थे अपने साइंस के क्वेश्चन। अब आगे अपन कंटिन्यू करते हैं मैथ के क्वेश्चनों को। तो चलिएगा देखो बड़े शानदार क्वेश्चन हैं, पेन कॉपी हाथ में रखिएगा, साथ साथ मिलाने का प्रयास करिएगा। जो बिल्कुल यूट्यूब पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास पूरी होने के बाद एक बढ़िया कमेंट अवश्य करें। एक कार सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो, अब किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है तो अपन इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है जिसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुणा। 5 से ये 18 से 54 कितनी बार कैंसिल हो गया, 3 बार, तो 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रत्येक सेकंड में ये 15 मीटर जाती है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 1 सेकंड में 15 जा रही है तो 60 सेकंड में कितनी जाएगी, तो 15 छक्का 90 और 1 0 यानी 900 मीटर। कितना जाएगा, 900 मीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी 900 मीटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1/3, 3/5, 4/7 और 9/3 का एलसीएम क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी अपन को ये भिन्ने हैं, भिन्नों का एलसीएम, ये आपको सूत्र याद रखना है। भिन्नों का यदि एलसीएम ज्ञात करना हो तो अंशों का लेना है एलसीएम। अंशों का क्या लेना है, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। अब याद कैसे रखोगे, जब एलसीएम लेना हो जो लेना होता है वो अंशों का लेना है, शेष बचा वो हरों का। जब एलसीएम प्रश्न पूछे तो अंशों का एलसीएम होगा और हरों का एचसीएफ हो गया, और जब एचसीएफ पूछे तो अंशों का एचसीएफ हो जाएगा तो हरों का एलसीएम हो जाएगा। तो अब क्या करना है अपन को, 1, 3, 4 और 9 का तो लेना है एलसीएम बटे 3, 5, 7 और 3 का लेना है एचसीएफ। तो 1, 3, 4 और 9, 1, 3, 4 और 9 का एलसीएम कितना होगा तो लीजिएगा, और इनका यदि आप एचसीएफ लोगे किसका, 3 का, 5 का, 7 का, 3 का, तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। और इनका आप लसअप लोगे तो देखिए 3 और इनका तो 9 आ गया, और 9 और 4 का 36, तो यानी 36/1 आएगा, जो इन ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब 36/1 इसका राइट आंसर है, अर्थात 36 इसका एकदम राइट आंसर है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बड़ा लेजेंड है आपके सामने, पढ़ने के बाद भी गलत होने वाला क्वेश्चन जो है वो है ये आपके सामने। क्या दे रखा है,
ऊपर अंडर रूट इस प्रकार दे रखा है, ये पूरा अंडर रूट है, इसके अंदर अंडर रूट 2500 प्लस अंडर रूट 961, इसका मान कितना आएगा। और सामने क्या दे रखा है, x और x का क्या कर दिया इसने, स्क्वायर और x का मान पूछा है। तो 931 यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 931, 2500 का आप निकालोगे तो आएगा 50, 2500 का वर्ग 50 और 931 का 961 का 31 आएगा। 50 प्लस 31 जोड़ोगे तो अंडर रूट कितने हो गए, 81। अंडर रूट 81 का मान कितना होता है, 9। लेकिन यहां इसने क्या किया है, अब x आया, अब x इसने यहां 9 नहीं माना है, अब 9 आया लेकिन 9 को 2 की घात में बदलो। जब 9 को 2 की घात में अपन बदलेंगे तो 3 की घात 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 की घात 2 बन जाएगा। इसलिए x का मान कितना आएगा, x का मान यहां 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, 3 एकदम करेक्ट आंसर है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि 3 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, 3 वर्ष नहीं है 8 वर्ष है। कितने वर्ष है, 3 वर्षों में दुगुनी नहीं, कोई धनराशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी देखो 100 रुपए उधार दिए, यानी दुगुनी हो गई, इसका मतलब कितने हो गई, 200 हो गई। 100 से 200 हो गई, यानी ब्याज कितना बना, 100 रुपए ब्याज बना। कितने वर्षों में बना, 8 वर्षों में। 100 के अंदर 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। यानी अब 12.5 प्रत्येक वर्ष का ब्याज है, 100 रुपए के ऊपर बन रहा है, इसलिए 12.5% वार्षिक दर पर संयोजित है। चलिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अपन को यहां दे रखी है लंबाई कितनी दे रखी है, 9, तो अपन ने मान ली 9x और चौड़ाई अपन मान लेते हैं 7x। तो 9x इंटू 7x और बराबर आ गई अपने पास 252। अपन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन को ज्ञात करना है परिमाप। ज्ञात क्या करना है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है अपन को। परिमाप होता है क्या, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी अपन को जब लंबाई और चौड़ाई आएगी तभी तो परिमाप निकलेगा। तो चलिएगा 7 नम कितने हो गए, 63 एक्स स्क्वायर 200 बराबर 252। एक्स स्क्वायर बराबर 252 के अंदर किसका भाग दोगे, 63 का, तो 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो x का मान कितना होगा, √4 अर्थात 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तब देखो लंबाई अपन ने 9x मानी तो 9 इंटू 2 करोगे तो लंबाई कितनी आ गई 18। चौड़ाई 7x मानी तो 7 इंटू 2 करोगे तो कितनी आ गई 14। यानी लंबाई 18 है और चौड़ाई कितनी है 14। परिमाप निकालना है 2, 18 प्लस 14। तो 2 इंटू 18 और 14 को आप जोड़ोगे, 18 और 14 तो कितने होंगे, 18 और 14 32। 2 इंटू 32 करोगे तो 66 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए 66 रहेगा। 66 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। चलिएगा, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। यानी 10% वृद्धि और 10% की क्या कर दी जाती है, कमी क्षेत्रफल पर। तो देखिए, या तो परसेंटेज को बिन में बदल दो, नहीं सीधा लिख दो। चलो मैं लिखता हूं, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिएगा ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब अपन बात कर लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं। ये मैंने लिखा पहले माना 100 ही लंबाई थी और 100 ही चौड़ाई थी, और अब बाद में क्या हुआ, 10% तो लंबाई में तो कर दी वृद्धि, ठीक है 110 हो गई, 10% चौड़ाई में कर दी कमी तो कितनी हो गई, 90 हो गई। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 10 इंटू 10 किया, माना पहले क्षेत्रफल 100 आ रहा था, कितना आ रहा था 100, 0 से अब आ रहा है 99। पहले क्षेत्रफल 100 था, 100 इकाई, अब 99। 100 पर कितना कम हुआ, 1, किस पर कम हुआ 100, और परसेंटेज निकालना इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 1% की क्या आ गई, 1% की
कमी आ गई, 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। आपके सामने सीधा स्पष्ट है, बड़ा शानदार और बड़ा लेजेंड क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, पहले दोनों को 100 माना, बाद में 10% बढ़ाई तो 110 हो गई, 10% घटाई तो 90 हो गई, जितना कट रहा है उतना काट दो। पहले 100 आ रहा था, अब 99, 100 पर 1 की कमी, यानी 1% की कमी होगी। 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकिरणों की संख्या किसकी, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकिरणों की संख्या कितनी होगी। तो विकिरणों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, विकिरणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2, और यहां n का अर्थ होता है भुजाओं की संख्या, n का अर्थ होता है भुजाओं की संख्या, यानी जितनी भुजाएं हैं, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो n यानी 100 कोष्टक 100 माइनस 3/2, तो 100 इंटू 97/2, ये 2 से कैंसिल हो गया कितनी बार, 50 बार, 50 इंटू 97 कर लीजिए, यानी 97 इंटू 5 करते हैं, 0 लगा देंगे, 7 पंजा 35, हासिल गई 3, 9 पंजे 45, 3 48, पीछे लगा 0, 4850, कितना आया 4850, 4850 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब देखो, ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो कुल दूरी सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती है, तो कुल दूरी तो है 100 मीटर, चाल कितनी है भाई, चाल दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई है जो दूरी है वो मीटर में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, तो 5/18, 18 से 18 कैंसिल, तो 5 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, चाल। अब अपन को क्या निकालना है, निकालना है समय, तो समय कब निकलेगा, जब दूरी बटा चाल, दूरी कितनी 100, चाल कितनी 5, 100 में 5 का भाग 20 सेकंड, क्या राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 सेकंड, कितना होगा 20 सेकंड। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, 3.2 की घात 8 का 0.2 प्लस 4.5 भाग 1.5 का मान कितना होगा। वाह, अब देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास का V बोर्ड मास, इसमें कौन सा नियम लगेगा, V बोर्ड मास का नियम लगाइएगा। सबसे पहले इसके अंदर का हल होगा, तो 3.2, अब इसको हल करेंगे 8 का 0.2, 8 का 0.2 करोगे, ये भाग का भाग रह गया, 8 का 0.2 करोगे तो आएगा 1.6 प्लस 4.5 भाग 1.5, जब दोनों का पॉइंट से पॉइंट हट गया, 32 में 16 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार, प्लस इनका भी हट गया, 45 में 15 का भाग 3 बार, 2 और 3 कितने हो गए 5। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। ए और बी की वर्तमान आयु 2:3 है, 3 वर्ष बाद ये आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये 2:3 और बाद में कितना हो जाएगा 3:4, बाद में कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब देखिए, किया तो क्या आया 9 और क्या आया 8, तो अब लिख दीजिएगा, नीचे वाले अनुपातों का अंतर बट्टे वज्र गुणों का अंतर इंटू समय, तो एक इकाई का मान कितना आया, एक इकाई का मान 3 आया, ये ए है और ये बी है, ए की वर्तमान आयु पूछे तो 6 है, बी की वर्तमान आयु पूछे तो 9 है। क्वेश्चन पूछा ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। किसी काम को राम और मोहन अकेले में 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो, राम कितने दिन में करता है 10, मोहन कितने दिन में करता है 15, दोनों मिलकर। अब इस टाइप के क्वेश्चनों का लसअप लेना होता है, 10 और 15 का लसअप कितना आ गया 30, 10 का भाग 30 में 3 बार और 15 का भाग कितनी बार 2 बार,
अब दोनों मिलकर करेंगे तो टोटल काम 30 है, दोनों मिलकर करेंगे तो 2 + 3 यानी दोनों की कार्य क्षमता जुड़ जाएगी 30/5 यानी 6 दिन। कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 दिन लगेंगे। चलिएगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब कोई समान अंतर की संख्या 10 विषम संख्या का प्रथम 10 यानी 1, 3, 5 ऐसे करते करते लास्ट संख्या क्या आएगी? 19। ये संख्याएं रहेगी। तो सीधी सी बात है, जब लगातार कोई समान अंतर की संख्या होती है तो फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। 1 + 19/2 यानी 20/2। तो कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। दो संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल 35 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन तो बायो ऑप्शनल हो जाते हैं। 2 × 3 का गुणनफल योग 12 नहीं, 2 × 6 8 हो रहे हैं, 5 और 6 11 हो रहे हैं, 7 और 5 12 हो रहे हैं और 7 पंजा 35। तो ऑप्शन नंबर सी, इसको आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हो रहा है तो लाभ, हानि हो रही है तो हानि ज्ञात कीजिए। तो आप समझिए, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 5 और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 4। 5 में खरीद कर 4 में बेच रहा है, एक की क्या हो रही है? हानि। एक की क्या हो रही है? हानि। तो हानि प्रतिशत कैसे निकलता है? हानि प्रतिशत हानि बटा क्रय मूल्य, एक की हानि 5 पर इंटू 100। तो 20% की क्या हो गई? हानि। 20% की क्या होगी? 20% की हानि होगी। ओहो, ऑप्शन नहीं लिखे इसमें। एक बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन कितना होता है? तो बेलन के आयतन का सूत्र यहां पूछा हुआ था। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है क्या? 4πr²h। 4πr²h जो बेलन का आयतन का सूत्र है। चलिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सामने। श्रृंखला को पूरा करें। ए, बी, डी और बीच में स्पेस दे रखा है के और पी। ए से बी तक बीच में यानी 1 आगे बढ़ाया गया। बी से डी यानी कितना बढ़ाया गया? 2 बढ़ाया गया। अब आगे देखिए क्या आएगा। अब आप यहां अंतराल देखोगे के से पी, तो जे के एल एम एन ओ और पी यानी कितना बढ़ाया गया? यहाँ 5 बढ़ाया गया है। यहाँ कितना बढ़ाया गया है? 5। तो इसका मतलब यहाँ 3 बढ़ेगा। 3 के बाद यहाँ 4 बढ़ाया गया है। तो डी के बाद आप 3 बढ़ाओगे तो डी, ई, एफ और जी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जी। क्या राइट होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अंबर को 27 कहा गया। अब देखते हैं अंबर को 27 किस आधार पे कहा गया है। ए का 1, एम का 13, बी का 2, ई का 5 और आर का 18। इन सभी को जोड़िएगा, कितने होते हैं? अब देखो, 18 और 2 20, 20 और 3 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 13 39। कितने हुए? 39। अब देखो 39 को 27 इसने कैसे लिखा? इन दोनों का टुकड़ा किया यानी 3 × 9 किया। 3 × 9 किया तो कितना आया? 3 × 9 किया तो 27 आया। अगला जैसे आपके सामने है ब्राउन, बराबर दे रखा है 14। अब देखिए इसका आप टुकड़ा करोगे 2 + 18 प्लस वो कितने नंबर पे आता है भाई? 15 प्लस 23 W 23 और प्लस n को आप जोड़ोगे तो कितना हो गया? 14। इन सभी का आप योग करोगे तो होगा 72। 72 होगा तो इनका टुकड़ा करोगे 7 × 2 करोगे तो कितना हो गया? 7 × 2 करोगे तो 14 हो गया। ठीक उसी प्रकार अब इसने पूछा है ग्रीन। क्या पूछा है? ग्रीन का क्या होगा? तो अब देखिए ग्रीन का क्या होगा जब इनका आप योग करोगे। जी का कीजिए, जी कितने नंबर पे आता है? जी की यदि बात करें तो जी आता है 7।
R आता है 18, E आता है 5, E आता है 5 और N आता है 14। जोड़िएगा 5 और 5 10, 10 और 14, 10 और 14 24, 24 और 18 48 और 52, 52 और 7 की मैं बात करूं, 52 और 7 कितने हो गए, यानी 7 और 18, 7 और 18 हो गए 25, 25 और 5 30, 35, 35 और 14, 35 और 14 की यदि बात करूं 9 और कितने हो गए, 9 और 4 यानी 49, 49 हो गए। 49 का 4 इंटू 9 करोगे, 4 इंटू 9 कितने हो जाएंगे, 36, 4 इंटू 9 कितने हो जाएंगे, 36। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बड़ा शानदार, बड़ा गजब का और बड़ा निराला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा रीजनिंग किस हद तक जा सकती है ये आपके सामने। इसने बड़ा लेजेंड लॉजिक लगाया इसके अंदर। पहले सभी का अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम को जोड़ा, जोड़ने के बाद 2 अंकों का जो मान आया उनको आपस में गुणा किया, गुणा आने के बाद जो गुणनफल आया उसको यहाँ इसने इनपुट किया है। ठीक 2 में वही श्रृंखला तो 30 रो में फॉलो करने पड़े अपने योग। 49 बना तो गुणनफल किया तो 36 आ गया। चलिएगा पी के की माता है, के डी की बहन है, डी जे का पिता है, पी जे से कैसे संबंधित है, यानी पी है जो के की माता है, यानी पी के की क्या है, पी के की माता है, के डी की बहन है, के है के डी की बहन है, के डी की क्या है, के डी की बहन है, डी जे का पिता है, ये पिता है किसका, जे का। चलिएगा जे का पिता है, पी जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी पी है वो जे के क्या लगता है। तो देखिए पिता और देखिए पिता की माता क्या होगी, पिता और पिता की माता क्या होगी, पिता की माता होगी दादी। क्या होगी, दादी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। चलिएगा पेड़ों की एक पंक्ति में आम का एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है और दाहिने छोर से 14वां है। इस प्रकार पेड़ों की एक पंक्ति बनी हुई है। यदि ये कह रहा है कि बाएं छोर से, जब बाएं और दाएं और बीच का पूछा जाए तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 7 + 14 - 1। 7 और 14 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 और 14 यानी 7वां छोर और इधर से 14 है, 7 और 14 कितने हो गए, 7 और 14 21 हो गए। 21 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 21 - 1 करोगे तो 20 आएगा। तो उस पंक्ति के अंदर कुल कितने पेड़ है, उस पंक्ति में कुल 20 पेड़ है। कितने पेड़ है, 20 पेड़ है। चलिएगा पेंटर का संबंध बुरश से है, लेखक का संबंध किससे होगा, पेंटर का संबंध बुरश से है, यानी पेंटर बुरश को यूज करता है, उसी प्रकार लेखक किसको यूज करता है, पेंटर बुरश के माध्यम से अपना काम करता है तो लेखक पेन के माध्यम से अपने लिखने का काम करता है। चलिएगा ये थे आपके सामने क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।